हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? मिड फेब से आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं मेनली अगर बात करूं सीबीएसई के स्टूडेंट्स की, तो उनके एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट हैं और 27 को उनका केमिस्ट्री का पेपर है। अब आपको तो मालूम ही है कि सीबीएसई हर साल अपना एक सैम्पल पेपर निकालता है जिससे कि बच्चों को प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलती है। इस साल भी निकाला है, तो मैं इस साल आप लोगों के लिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा जो कि आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। मे बी आई विल ट्राई कि मैं तब तक नेम रिएक्शन की भी एक वीडियो बना दूँ। तो फिलहाल आज मैं आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर देने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन। आपको ये मालूम है कि केमिस्ट्री के पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो कि टोटल एमसीक्यू होता है और लास्ट में 4 क्वेश्चन एजर्शन रीजन के होते हैं। फिर सेक्शन बी सी डी जिसमें शॉर्ट लॉन्ग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन देंगे वो सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज मैं आप लोग के सामने सेक्शन ए कंप्लीट करने जा रहा हूँ जिसमें सारे एमसीक्यू और एजर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following solutions will have the highest conductivity at 298 Kelvin? आपके ऑप्शन है 0.01 m HCl, 0.1 m HCl, 0.01 m CH3COOH एंड 0.1 m CH3COOH सॉल्यूशन। तो जैसे आपको पता है कि कंडक्टिविटी जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, वो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हिसाब से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m और 0.1 m दो कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, एक CH3COOH और HCl का यहाँ पर और CH3COOH और HCl यहाँ पर। अब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उस केस में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो आपको मालूम है कि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन पार्शियल होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ आयंस किस सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे? 0.1 m HCl के सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.1 m HCl सॉल्यूशन। बी 0.1 m HCl सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, A plus B और in presence of dilute NaOH the product is क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। डाइल्यूट NaOH से ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हमें ये बता रही है कि ये एक एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में बाद में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस केस में एक एल्कीन फॉर्म होता है। तो इस केस में अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें तो एक हमको एल्डिहाइड मिलेगा CHO और प्लस एक हमको मिलेगा CH3CO C6H5। इस CH3 का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन में यूज होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंजेल्डिहाइड एंड एसिडोफिनोन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी,
क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हो जाएगा यहीं पर। कह रहा है कि द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी आर। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है कीड़ा, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारी बॉडी में कौन से विटामिन स्टोर होंगे? तो स्टोर होंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द कीटोन ए विच अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल O Na प्लस CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म, एक प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो कीटोन जिसने आयोडोफॉर्म टेस्ट से ये कंपाउंड दिया है वो कीटोन कौन सा होगा? तो आपको बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं कि एक्चुअली जो कीटोन होते हैं उनका अल्फा कार्बन अगर CH3 है, दैट इज जितने भी मिथाइल कीटोन होते हैं सिर्फ वो ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो दैट इज इस कीटोन का CH3 ही कन्वर्ट होगा CHI3 में। इसका मतलब है कि इस CO के एक राइट साइड में CH3 ग्रुप और होगा। तो इससे अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें उस रिस्पेक्टिव कीटोन का, तो फॉर्मूला ये होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट से प्रोडक्ट बनने का हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं कि इसकी I2 और NaOH से रिएक्शन कराएंगे, तो जो मिथाइल पार्ट है कीटोन के बगल वाला वो कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में, और बाकी जो बचा है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए रिस्पेक्टिव कीटोन ये हुआ। अब इसका नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। So the correct answer will be option A. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो मैं एक एक ऑप्शन पढ़ता जा रहा हूं और उसके बारे में बात करते जा रहा हूं कि वो करेक्ट है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। कह रहा है इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। बिल्कुल सही है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन पे, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहे थे कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर, सपोज दैट CH3 CH2 MgBr। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मूला है। जैसा मैग्नीशियम के एक साइड कोई हेलोजन होता है और दूसरी तरफ कोई कार्बन चेन और या फिर बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो यहां पर ये तो ठीक है कि ये जो ये बॉन्ड होता है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ये कोवेलेंट होता है।
लेकिन कार्बन मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दैट इज वाई इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट इज वाई जो ये बॉन्ड है वो पोलर है। कैसा बॉन्ड है? पोलर है। जबकि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर, तो दैट इज वाई ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये पूछा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो द आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6, match the properties. Lowest enthalpy of atomization 3D सीरीज में पूछ रहा है, तो 3D सीरीज में लोवेस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है जिंक की। क्यों जिंक की होती है? क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, तो जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और इसलिए यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, तो इसलिए हीट ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होती है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया जिंक। सेकंड कह रहा है शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में शो करता है मैंगनीज। क्यों शो करता है? क्योंकि मैंगनीज का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 एंड 4s2 और मैंगनीज में 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है +7। इसके बाद फिर क्रोमियम की होगी +6। मैक्सिमम इसलिए कौन शो करता है? मैंगनीज। तो आपका सेकंड का आंसर हो गया क्यू। फिर थर्ड क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड आयंस, तो कलर्ड आयंस कौन नहीं फॉर्म करेगा? जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो, तो स्कैंडियम Sc3+। तो यहां पर दो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर भी Sc3+ है। स्कैंडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2 और उससे पहले 3s2 3p6, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर स्कैंडियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इनर्ट गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, इसलिए स्कैंडियम एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इसीलिए Sc3+ में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ना तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ना ही इसमें डी ट्रांजिशन होगा, तो कलर भी नहीं आएगा। तब आपका देखिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी। तो ऑप्शन क्या हो गया? RQT। तो ये आपको आंसर मिल रहा है किसमें? ऑप्शन ए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is true? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शनल। आपको पता है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको पता है कि मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। उसके अलावा भी मैं बाकी दो ऑप्शन पढ़ ले रहा हूं। कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। नहीं, N2 + O2 गिव्स टू NO। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत
नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। और कह रहा रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर। हाँ ठीक है, जिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है वो बहुत रेयर है, लेकिन ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती आसानी से, तो इसलिए इनका रेट कैसा होता है, स्लो होता है। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, फास्ट होती है, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हो ही नहीं पा रहा है, वहां पर रिएक्शन फास्ट कैसे हो सकती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कि मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following solvents C4H8 NH3 प्लस X माइनस इज सॉल्युबल। किसमें सॉल्युबल है, ऑप्शन दे रखा ईथर, एसीटोन, वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। तो ये जो है एक आयनिक कंपाउंड है। जितने भी ऑर्गेनिक अमोनियम सॉल्ट होते हैं वो और जो है क्या है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। और अगर सॉल्ट है तो किस में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol? Ethanol is CH3CH2OH and 2-phenyl, so that is this is the formula of 2-phenyl ethanol। और आपको ये दिख रहा है कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर आपको ल्यूकास टेस्ट अगर लर्न हो, याद हो, तो 3 डिग्री अल्कोहल कि अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो टर्बिडिटी होती है इन सेकेंड्स। 2 डिग्री अल्कोहल की सेम से कराएं तो टर्बिडिटी इन 2 to 5 मिनट्स। एंड अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो देयर इज नो टर्बिडिटी। अब आपको आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा कि गिवन अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी नहीं देगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, नो टर्बिडिटी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, if the initial concentration of A, initial concentration is 1.5 m, that is A not given है, and remaining concentration is 0.75 m, and the time taken is t equal to 120 minutes. Asking about rate constant. The formula for zero order reaction, the equation is K equal to A naught minus A upon T. तो 1.5 minus 0.75 upon 120, तो 0.75 upon 120, तो आंसर will be 0.00625. दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है, दैट इज मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसलिए आपका देखिए 0.00625 ये दो जगह आंसर दे रखा है, तो यूनिट से हमको आंसर सही मालूम होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Anisole undergoes, question number 11 is
एनिसोल, एनिसोल आपको मालूम है कि जब बेंजीन रिंग में OCH3 ग्रुप लगाओ, मेथॉक्सी बेंजीन IPC नेम है। एनिसोल undergoes bromination simply in presence of acetic acid without using any Lewis acid like FeBr3 और AlBr3। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं और वो क्या करते हैं, दे एक्टिवेट रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, ये कहना चाह रहे होंगे कि सर ये क्या करता है, ये तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो फिर आपका ये आंसर क्यों नहीं सही है ना। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये बात हो। तो बेटा समझ लिए कि ऐसा क्यों है। आर्थो पैरा तो पहले तब डायरेक्ट होगा ना जब पहले सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल हो पाए, और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सके। तो पहला काम क्या है, रिंग को एक्टिवेट करना। वो तो बाद में होगा कि कहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, आर्थो पैरा पे कर रहा है या मेटा पे कर रहा है। तो इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा कि बिकॉज इट एक्टिवेट्स द रिंग बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दैट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ग्राफ दिया हुआ है। मैं ग्राफ को बहुत एक रफ टाइप में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। वो ग्राफ इस तरह से जो है फिर ये इस तरह से आ रहा है ना। अब यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एलिमेंट दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि ये किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, ग्राफ है। ये थोड़ा सा और ऐसे आ जाएगा है ना, इस तरह से। तो एक्चुअली ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक रेडियस को। अब पूछिए कैसे। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उससे साइज डिक्रीज होता है। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ क्या होने लगती है, शील्डिंग भी होने लगती है ना। तो शील्डिंग क्या करता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको क्या करता है, बैलेंस कर देता है, तो साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम कॉपर और जिंक में जाते हैं तो डी सबशेल में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से साइज क्या होने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। तो इसलिए साइज दोबारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए 3D सीरीज में साइज का ऑर्डर ये है कि पहले डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में फिर अचानक इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आंसर करेक्ट आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई, दैट इज ऑप्शन बी। फिर इसमें क्वेश्चन विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स के लिए डेफिनेटली ये आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 रिपीटेड है लेकिन सैंपल पेपर में है तो आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। द आंसर इज जिंक। जिंक फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है 5d10। और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, जिनके की डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, चाहे वो एलिमेंटल स्टेट हो या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। बोर्ड क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ जिंक फैमिली आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो आपका आंसर सिंपल था, क्या होगा, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सबशेल। जिंक के लिए 3D, कैडमियम के लिए 4D एंड मरकरी के लिए 5D। अब 4 क्वेश्चन एजर्शन रीजंस के हैं। इन क्वेश्चन के बारे में आपको मालूम है कि इसमें आपको 2 फैक्ट दिए होते हैं। एक एजर्शन होता है जिसमें कोई फैक्ट बताया गया होता है, और दूसरा उसी फैक्ट का क्लैरिफिकेशन उसी के साथ के रीजन में होता है। और इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट and reason is giving correct explanation. सेकंड होता है both are correct, not correct explanation. थर्ड है assertion correct, reason wrong, and the last one is assertion wrong, reason correct। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, जिनको A, B, C, D ऑप्शन दिए जाते हैं। अब आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, पूरा पूरा ऑप्शन लिखते हैं, जबकि आप सिर्फ A, B, C, D लिख दें तब भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16, ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे इसी पैटर्न पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखना पॉसिबल नहीं होगा, काफी सारा होता है। एल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सही है, RCH2OH। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और साथ ही साथ अगर एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाए तो अभी ये न्यूक्लियोफाइल है, और अगर प्रोटोनेशन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगी लोन पेयर है, और इलेक्ट्रोफाइल होगी पॉजिटिव चार्ज है। जब एलिमिनेशन होता है तो एलिमिनेशन में पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है, इसके बाद यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यानी जो बॉन्ड ब्रेक होगा, द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बट आप देख रहे हैं ऐसा कब होता है, व्हेन एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो एजर्शन तो करेक्ट है कि दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन रीजन गलत बता रहा है कि न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि एक्चुअली ये ब्रेक होता है किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में। तो आंसर क्या होगा, एजर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। करेक्ट है। जैसे अगर हम यहां पर क्या करें, CH3 लगा लें और इसका KMnO4 प्लस H2SO4 या एल्केलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, बेंजोइक एसिड में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में CrO2 Cl2 लिया जाए, क्रोमिल क्लोराइड, तो अब ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। यानी ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो टॉल्यूइन या इसका अदर डेरिवेटिव है वो हमेशा बेंजोइक एसिड में ही ऑक्सीडाइज होगा। अगर कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है
तो इसको बेंजल्डिहाइड तक में भी रोका जा सकता है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। लेकिन ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनने से रोका जा सकता है, तो उसका एसिड बनने से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अलग प्रॉपर्टी है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसमें क्या आंसर होगा? दैट इज बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, it is saying enzymes are very specific for a particular reaction and for a particular substance। तो सही है। पहले चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, तो वहां पर हम एंजाइम के बारे में पढ़ते भी थे। तो एंजाइम की रिएक्टिविटी क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक होती है। एक टाइप के रिएक्शन के लिए एक टाइप का एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। तो एजर्शन करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। 100% एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये भी सही है। लेकिन कुछ और भी बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि कई सारी एक्टिविटी को हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स एंजाइम थोड़ी हो जाएंगे। एंजाइम अलग सब्सटेंसेस हैं, हार्मोन्स अलग सब्सटेंसेस हैं, हालांकि दोनों ही बायोकैटलिस्ट हैं। तो सारे बायोकैटलिस्ट एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहां पर भी वही हो जाएगा क्या कि एजर्शन करेक्ट है कि ये एंजाइम है, रीजन भी करेक्ट है कि ये बायोकैटलिस्ट है, बट ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बायोकैटलिस्ट है तो वो एंजाइम ही होगा। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। And the last question of assertion reason is, it is saying during electrolysis of copper sulfate solution using copper electrodes, hydrogen gas is released at cathode। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है Cu++ SO4- में, और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी डिसोसिएट होगा H++ OH- में। हालांकि मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, हमें फिलहाल यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि जो कैटायन होते हैं वो कहाँ पर मूव करते हैं? कैथोड पर। लेकिन अगर सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कैटायन हो तो दोनों कैथोड पे नहीं जाते हैं, उनमें फाइट होती है, लड़ाई होती है कि मैं पहले कैथोड पे जाऊंगा। जीता कौन है? तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिड्यूस पहले वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट और कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। ज्यादा किसका है? कॉपर का। तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा ना कि हाइड्रोजन। तो इसलिए एजर्शन यहां पर 100% रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एजर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए आज कंप्लीट होता है। मैं आगे के सेक्शन के वीडियो भी जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।